वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और अभी मैं अपने मेहमान से बात कर रही थी कि ये जो वक्त है इसका काम है गुज़र जाना। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों वक्त गुज़र जाते हैं, लेकिन जो बुरा वक्त होता है वो ऐसा लगता है कि बहुत तवील है, गुज़र ही नहीं रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और जो खुशी के लम्हात होते हैं, जो खुशी का वक्त होता है, वो ऐसा लग रहा होता है उड़ रहा है ना, जा रहा है, हमारे हाथों से निकल रहा है, क्योंकि हम इमोशनली जो है वो उससे इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। सारा मामला जो है वो साइकोलॉजिकल है, हर चीज़ जो है वो हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रही होती है। और जो गुज़रता हुआ वक्त है वो भी किस तरह का गुज़रा, और उस गुज़रते हुए लम्हात में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने अपने पास महफूज करके रखनी है यादों की शक्ल में भी, ये भी सारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही है। ये वो ज़िंदगी की मंतक है, ये ज़िंदगी की वो किताब है जिससे हर शख्स पढ़ता है। कोई शख्स ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैंने ज़िंदगी की किताब को मुकम्मल पढ़ा, लेकिन हाँ, वो लोग जो इसके बहुत सारे सफ़हात पढ़ चुके हैं वो भी यही कहते हैं कि समझ कुछ नहीं आया कि आखिर ये ज़िंदगी है क्या। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो इन तमाम मुश्किलात में होते हुए भी कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी के एक सिरे को ऐसे पकड़ते हैं कि ज़िंदगी जीने का अंग सीख लेते हैं। ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ रूप देखे, बुराई की तरफ भी गए, ज़िंदगी की ठोकरें भी खाईं, अपनों की बेवफाई भी देखी, लेकिन अब माशाल्लाह से वो एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे लोगों से मिलके जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की होती है और अपने आप को एक लेवल तक पहुँचाया होता है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो मेरे लिए और यकीनन आपके लिए जो हैं वो बहुत बेहतर होंगी जानना और समझना, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो चीज़ें बेहतर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने जो ज़िंदगी गुजारी, बड़े हमें स्मूथ रास्ते भी मिले, मुश्किलें भी आईं, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं थी, बहुत पेचीदगियाँ थी, बड़ी मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी जो ज़िंदगी इन लोगों ने गुजारी उससे कहीं बेहतर माहौल हमें मिला, क्योंकि हमने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी, चार दीवारी हमारे पास मौजूद थी जो इन बच्चों के पास मौजूद नहीं थी। इनसे बात होगी, लेकिन उससे पहले वो शख्सियत जो इनको कामयाब बनाने में, जो इनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और मैं सोच रही थी अभी ये कि माशाल्लाह से कितने ब्लेस्ड हैं और कितने लोगों की दुआएं इनके साथ हैं। माशाल्लाह दुनिया भी सवारी इन्होंने और आखिरत में भी ये ज़रूर सुरखरू होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सना, और बहुत शुक्रिया इतने अच्छे तरीके से आपने हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो देखें, जो हमारी सारी थकन होती है सोशल वर्क में, वो हमारा खून बढ़ जाता है जब इस तरह माशरा अप्रिशिएट करता है। यू डिज़र्व इट। और अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ जी लेते हैं लोग, काम किया, फंड जनरेट किया, एक रेवेन्यू मिला, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, ओके ये ज़िंदगी होगी पूरी। लेकिन दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना, किसी दिन जी के तो देखिए, आपकी अपनी फैमिली, आपका अपना टाइम सब किल हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप डेडिकेटेड हो जाते हैं दूसरों लोगों के लिए, और ये बड़े और राना बखूबी इसको निभा रहे हैं। राना, कभी होता है कि मैं थोड़े अरसे के लिए निकलूँ, मैं कुछ अपना मी टाइम जो होता है ना, एक अपना टाइम वो गुजारूं कहीं वेकेशंस पे? कितना अर्सा हो गया वेकेशंस पे गए? मेरे ख्याल मुझे नहीं याद पड़ता कोई वेकेशन पे गए हों सना, क्योंकि ये काम एडिक्शन की तरह है, सोशल वर्क भी। जिस दिन हम किसी गुमशुदा अगवा बच्चे या किसी दुखी हाल बंदे को दिलासा नहीं देते, उसके साथ बैठते नहीं हैं, मैं समझता हूँ वो दिन हमारा मुकम्मल नहीं होता। और जिन लोगों को नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, ये एक पैशन है, ये कोई जॉब नहीं है कि ये कोई नौकरी नहीं है 9 से 5 वाली। ये एक पैशन है कि जिसको आपने करना है और अपने मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अल्लाह चुनता है, अल्लाह ताला चुनता है आपको। बेशक इंसान की अपनी कि अपने आप देखें, हमारे पास लोग बड़े बेहतरीन हैं, मसला सिर्फ सिस्टम्स का है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, हमारे चीफ मिनिस्टर हों या गवर्नर हों हमारे या मेयर हों, लोग बड़े बेहतरीन हैं, अपनी कम से कम वसाइल में भी कोशिश करते हैं काम करें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब की तो नजरे करम इस वक्त सिंध पे काफी जी है। देखें ग्रीन लाइन का तोहफा जो 2-3 दौरे वो कर चुके हैं इसी महीने और ग्रीन लाइन का तोहफा मैं समझता हूँ कराची के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा। कि जो सबसे बड़ा इंसान का राइट है ना, जो मुश्किलात में गुर्बत पैदा करता है, वो राइट टू मोबिलिटी है। हमारी लड़कियां बच्चियां या घरों से निकल ही नहीं पाएंगी तो वो कमाएंगी कैसे? एग्जैक्टली तो ये अगर हो जाता है मैं समझता हूँ तो पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म करने में बहुत बड़ा किरदार है। इंशाल्लाह ज़रूर आने वाले वक्तों में मुश्किलात ज़रूर हैं लेकिन ज़रूर मसाइल हल होंगे, जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि जिनकी आज सक्सेस स्टोरी मैं और आप सुनेंगे और यकीनन उससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें ताकि सब लोग आपको सुन सके। सबसे पहले तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप यहाँ पर आए हैं। राना तो फैमिली का हमारे सलाम पाकिस्तान का हिस्सा, लेकिन आप आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, आप आज हमारे खास मेहमान हैं, हमारे खास मेहमान हैं आप। और आपके लिए मेरी पूरी टीम जो है वो इस वक्त शुक्रगुजार है कि पता है हम लोग कैसे लोग हैं, हम ये कहते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि क्या कुछ हुआ तो शायद मैं एक लम्हे को सोचूंगी कि मैं भाई इसको क्यों बताऊं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ अपना अच्छा बताऊंगी, ये हमारी नेचर है। लेकिन वो लोग बड़े लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की हर नाकामी, हर अच्छाई, हर बुराई को खोल के सामने रखते हैं, वो ट्रांसपेरेंट लोग होते हैं। तो आप बड़े लोग हो जो इतने सच्चे और इतने साफ दिल के हो कि आप आज दुनिया के सामने जो है वो अपनी हकीकत रखने जा रहे हो। क्यों रखने जा रहे हो? क्योंकि उस हकीकत के आगे आपकी कामयाबी छुपी है, आपकी सच्चाई छुपी है। तो आप एक बड़े इंसान हो। कोई भी अपने दिल की बात बताने से पहले ये ज़रूर सोचना कि आज आपकी कोई कमज़ोरी किसी के सामने नहीं आ रही, आज आपकी कामयाबी दुनिया के सामने आएगी। और हो सकता है कि आपकी उस बात को सुनने के बाद किसी एक शख्स की ज़िंदगी तब्दील हो जाए, तो सोचें आपके लिए कितना बेहतर होगा। सही। तो राना, आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मैं उनसे जानना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए यूसुफ के आप 10 साल हो गए हैं आपको माशाल्लाह से इनके साथ, क्या करते थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं समंदर पे जाता था। समंदर पे आप मच्छी पकड़ता था। अच्छा। उसके बाद जब समंदर से आता हूँ तो मैं घर पे मैं खुद ही खाना पकाता था। अच्छा। फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा खाना वाना। अच्छा। फिर मैं राना साहब के पास चले गया। अच्छा। राना साहब के पास रहते रहते 4 साल में राना साहब के साथ था। खाना पीना हर चीज़। अच्छा। हर चीज़ मेरे को दिया, हर खुशी दिया राना साहब। अच्छा जी। फिर मैं हर इतवार को मैं नानी के पास जाता था। अच्छा। अपनी बहन के पास जाता था। सही। रोज हर इतवार को 200 मेरे को देता था। अच्छा, ये आपको पैसे देते थे? जी। 200 आप 200 रुपए दिया करते थे आपको? जी। अच्छा, कि आप 10 साल पहले। 10 साल पहले। अच्छा देखिए, इनको मतलब पैसे की वैल्यू बताने के लिए आपको ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले 200 रुपए इनको हर एवरी संडे दिया करते थे कि ये जाएं जाकर अपना संडे जो है वो मनाएं। मेरी बहन को देता हूँ। अच्छा। वो खुश होता है। सही। अच्छा तो राना, हम लोग 25 बच्चों का शेल्टर होम चलाते थे ना, उसमें 3 भाई, ये यूसुफ था, इसके भाई हुसैन साहब थे, जावेद थे। इन तीनों बच्चे जो हैं ये सड़क पे जब हमें मिले तो इनकी वालदा को किसी ने कत्ल करके गटर में डाल दिया और इनके वालिद पे झूठा केस बना दिया, जो कि ईदी फाउंडेशन के ड्राइवर थे, कि उन्होंने इनकी वालदा, देखें जो क्रिमिनल लोग होते हैं कितने कनिंग होते हैं, कितने वो तेज़ होते हैं कि उन्होंने इनकी वालदा और वालिद में कुछ झगड़े हुआ करते थे। उसका फ़ायदा उसने उठा के और पहले तो अब्यूज़ किया और उसके बाद उनको जब उसको पता लगा कि ये लोगों को बता देंगी तो उसको मर्डर करके गटर में डाल दी। तो महीने के बाद लाश जो है वो गटर में से निकाली और इनके वालिद मफरूर हो गए उस FIR के अंदर। फिर हमने कोशिश की कि उसको चीज़ों को ख़त्म करके, और तकरीबन आप देख लें कि तकरीबन 3 से 4 साल का अर्सा लगा कि जब इनके वालिद को ट्रेस आउट किया और इनके वालिद इनसे मिला। ऐसे लाखों अभी जो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमारे पास 98% अंडर ट्रायल बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, उनके पीछे कोई जाने वाला नहीं है, उनकी फैमिली, हाँ ज़मानतें, उनकी ये लोग सड़क पर जब आए तो माफिया के लोग इनसे भीख मंगवाना चाहते थे। इसके छोटे भाई का पैर ज़ख्मी था तो वो चाहते थे कि इसको कटवा के इससे भीख मंगवाएं, तो डेली फिर। अच्छा, तो ये कौन लोग थे, आपको कहाँ मिले, क्या कहा उन्होंने आपसे? ये जहांगीर पार्क में, सदर में ये पूरा। अच्छा, आप लोग तीनों भाई थे? जी। तो कौन क्या कहा उन्होंने आपके पास आके, क्या कहा? उन लोगों ने बोला हम लोगों के साथ आ जाओ। अच्छा। तुम लोग इधर मार्केट के अंदर जाना। हाँ।
पैसे कमाओ। अच्छा। फिर पैसा कमा के रात को फिर जब हम लोग आते थे हम लोग को पीटता था, मारता था। रिमांड आप लोगों ने उनकी बात सुन ली और आप लोगों ने पैसा कमाना शुरू कर नहीं, वहाँ रिमांड लेते थे, बिजली का करंट लगाना, मारना। अब ये पूरा जो ना माफिया था, और जो पुलिस के छोटे स्टाफ की सरपरस्ती में काम करता है, हर सिग्नल पे आपको कराची में 900 से ज्यादा सिग्नल है, वहाँ मौजूद होते हैं, यही बच्चों को समझबॉन्ड के नशे पे लगाते हैं। रात को जब आप पैसे जमा करके लाते थे वो लोग मेरे से छीन लेता था, आपसे छीन लेते थे और उस पे मारते भी थे आपको जी। सही। तो आप छोटे उन्होंने नालों के अंदर बड़े होते तो आप कहते, हाँ, ये जो बंस रोड का नाला है, इन नालों के अंदर उन्होंने टॉर्चर सेल बनाए हुए थे, और वो उनका मतलब था कि आप मनशियात बेचो, चर्स बेचो, आप गाड़ियों के साइड ग्लास चोरी करो, आप गाड़ियों में से कार टेप चोरी करो, लोगों के जनरेटर चोरी करो, बिजली की तारें काटो। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज पाकिस्तान में माफिया है। सही। और जो मैं समझता हूँ कि वही जो बच्चे। तो यूसुफ ने क्या क्या किया उनके कहने पर? उनके कहने में रोजाना मैं कभी पहले मैं भीख मांगता था। सही। वो लोग बोलते भीख मांग के लेकर आओ। सही। अगर फिर मैं लेकर आता था। सही। मार तो नहीं पड़े, मार तो ना पड़े। सही। तो वो नशा भी करवाते थे आप लोगों को? जी अल्लाह का शुक्र मैंने कभी नशा नहीं किया। इस यूसुफ ने हमेशा रजिस्ट किया, अल्लाह का शुक्र से नशा कोई नहीं किया। लेकिन मेरा बड़ा भाई ने किया। हाँ, दूसरे बच्चे करते थे। आपके भाई ने किया? जी बड़ा भाई था। अच्छा। वो नशा अभी भी करता और उससे चोरियां भी करवाई इसके बड़े भाई से, क्योंकि नशे में वो दिमाग माफ हो जाता है ना, तो फिर आप गलत चीज में। अच्छा मुझे ये बताओ यूसुफ, आप इन लोगों के साथ रहे ना, ऐसे बच्चों के साथ भी रहे, या यकीनन आपकी दोस्ती भी हो गई होगी, साथ बैठना उठना खाना पीना, क्या सोच क्या होती है ऐसे बच्चों की? कुछ बच्चे अपनी मर्जी से नशा करते होंगे, कुछ को जबरदस्ती कराया होता होगा, क्या सोचते हैं नशा करने वाला? जबरदस्ती कोई करवाता, कभी कोई अपना खुशी से करता है। सही। तो मेरे को भी बहुत दफा बोला नशा करो, मैंने बोला मैं नहीं करूँ, मेरा बाप ने माना किया, मेरा माँ ने माना किया, बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। अच्छा, तो क्या समझ बॉन्ड का नशा? और क्या करते थे? चरस पीता था वो लोग, मेरे को भी बोलते तुम भी पिएगा, मैं बोला मैं नहीं पीऊँगा। बच्चों को नशा करा के, शराब करा के उसके साथ बुरा काम करते थे 8-8 10-10 लोग, वो पूरा माफिया था। सही। तो आप इस तरह आप लोगों ने चोरियां और ये सारी चीजें जो हैं, ये आप लोगों से वो पूरा माफिया जो है वो आपसे काम इसने अपने दोनों भाइयों को बचाया और दफ्तर लेके आया। मेरा जो दोनों भाई तो रोड में था, रोड पे था। फिर मैंने दोनों भाई को लेके दफ्तर चले गया। इनके दफ्तर? आपको कैसे पता चला राना का? ये मेरा एक दोस्त था, दिन को भी रह सकता है। अच्छा। तो मैंने बोला अच्छा ये भी। हाँ। फिर मैं वहीं चले जाता हूँ। सही। वहाँ चले गया, राणा साहब से सलाम दुआ हुआ। फिर मैं राणा साहब बोल रहे तुम नशा मशा कुछ भी नहीं करते हो, इधर ही रुक जाओ। अच्छा। अच्छा इधर ही रुक जाता हूँ। सही। मैं रुक गया, मेरा छोटा भाई भी रुक गया, मैं भी रुक गया, मेरा 2 भाई था छोटा, दोनों रुक गया। ओके। और एक बीच में एक शैतान था मेरा भाई छोटा वाला, वो बारों भाग जाता है। अच्छा, वो कहाँ भागता था? वो सदर में भागता था। उसको नशे की आदत थी तो वो नशे के लिए भागता था? फिर वो यार दोस्त के साथ घूमने का शौकीन था ना। अच्छा ओके। और मुझे इतना शौकीन नहीं है। सही। जैसे वो लोग दुकानों के ताले तोड़े और वो क्लिफ्टन घूमने चले गए, नूरानी चले गए। अच्छा। कहीं से 20-25 हज़ार ना, अब 3 भाई हैं, तीनों की अलग अलग नेचर है। अब वो इस तरह परेशान करता था, फिर उसको कैसे कंट्रोल? ये उसको मना करता था कि तुम्हारा ये पैसा हराम का पैसा है, मैं नहीं लूंगा, ये सब मना करता। अच्छा। फिर उसको कैसे संभाला? फिर मैं एक दफा उसने एक थैली मोबाइल लेकर आया। क्या मोबाइल लेके आया? थैली मोबाइल लेके, एक थैली उसमें बहुत सारे मोबाइल। मैंने पूछे किधर से लाया, बोलते दुकान से लेकर आया। चोरी किया। फिर मैंने वो थैली कचरा कुंडी में फेंक दिया। अच्छा। फिर मैंने राणा साहब को बोला कोई ऐसा ऑफिस देखो जो इसको पूरा साल उधर ही रह जावे। फिर उसका हमने डिटॉक्सिफिकेशन कराई, उसका नशा छुड़वाया, डिटॉक्स करवाया पूरा, और उसको एक लाइफ में लाए, उसको हुनर सिखाए। जब वो 18 साल का था, 18 साल के बाद उसको हुनर सीखा माशाल्लाह, और आज उसने काम सीखा, आज नौकरी कर रहा है माशाल्लाह। अभी कोई चोरी नहीं करता, अभी कुछ नहीं करता, जॉब में लग गया ना, जॉब करता, सुधर गया दोनों भाई। सही। तो आप लोगों ने एफर्ट की उसके लिए, अपने भाई के लिए, और फिर माशाल्लाह से। अच्छा, ये एक स्टोरी नहीं है, ऐसी ये बहुत 3 स्टोरीज हैं जो यूसुफ के साथ। और देखें, बड़ा भाई जो होते हैं ना, वो उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो। और इन्होंने जिस तरह कहा कि नहीं मुझे लोगों में बैठने का शौक़ नहीं था, मुझे नशे का शौक़ नहीं था, तो देखिए यहाँ पे भी सारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ जाता है कि उन्होंने
उन्होंने रब ने उनको बड़ा बनाया तो उन्होंने उस चीज को महसूस भी किया, उस जिम्मेदारी को भी समझा भी। हाँ, छोटी उम्र में बहुत बड़ा बन गए। बिल्कुल, कि मेरे मेरे जो भाई हैं मैं उनके लिए बाप जैसा हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ। और अगर ये भी गलत चीज़ों में लग जाते तो फिर डेफिनेटली आपका तो मुस्तकबिल ख़राब होता ही, आपके भाई भी जो है उनको भी कोई जो है वो नहीं संवार सकता। तो अब माशाल्लाह से आप राना साहब के साथ ही काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, राइट, जबरदस्त। इन्हीं के ऑफिस में आप काम करें तो भाई जो उनकी भी जॉब्स लग चुकी हैं? वो जॉब लग गया। राइट। अच्छा, ये तो आप जब वहाँ और जो बच्चे थे जो आपके साथ वहाँ पर थे, जो उनको आपने कोशिश नहीं की कि उनको भी वहाँ से निकाला जाए? मैंने कोशिश किया। हाँ। एक दो दफा मैं गया, वो लोग कचरा चुनने चले गए। वो लोग बोलते भीख मांगना छोड़ो, रास्ते में कचरा चुनो। अच्छा। एक एक बोरी दे दिया। ओके। बोरी दे, फिर सुबह जाएगा शाम को आता है एक एक बोरी कचरा लेके। तो रास्ते में मेरे को मिल गया। सही। मैंने बोला तुम लोग ये छोड़ो, राह साहब के पास आ जाओ। बोलता हम लोग उधर नहीं जाऊंगा। तो क्यों? बोलते ये वो लोग मेरे को मारेगा। अरे नहीं मारेगा, तुम मेरे साथ रहना। हाँ। फिर देखता हूँ वो लोग कैसा आता। सही। राह साहब को बोलूंगा, वो पुलिस मंगाएगा, उठा लेगा उन लोगों को। फिर वो लोग मेरे साथ रहने लग गया। अच्छा। ऑफिस में। सही। ऑफिस में रहते फिर वो लोग भी नहीं आए। और अच्छा, वो भी नहीं आए, उनको भी पता है यहाँ नहीं जा सकते, ये नो गो एरिया है, यहाँ नहीं जाना। सही सही। तो इस तरह आपने अपने और दोस्तों को भी आप लेकर आए? अच्छा, इन्हीं के दोस्तों में से कोई एक बंदा है जो आजकल वो बैंड बाजा बजाता है बारात के अंदर। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त है इसका जो गाने गाता है। तो मतलब इनकी पूरे 25 लोग जो थे, अब उसमें माशाल्लाह हर बंदा कहीं ना कहीं। फिर कुछ बच्चे उसमें से फौत हो गए जो हीरोइन के नशे में लग गए। जो कराची में 80 लाख रुपए की मनशियात रोजाना बिकती है, 170 से ज़्यादा बड़े मनशियात के अड्डे हैं जो किसी न किसी सरपरस्ती के तहत चलते हैं। तो जब तक वो मौजूद हैं, गटर के चक्कन भी चोरी होते रहेंगी, मोटरसाइकिल भी चोरी होते रहेंगे, गैर कानूनी असले का भी इस्तेमाल रहेगा। तो सारी चीज़ें एक चीज़ से जुड़ी हुई, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल है ना, ये पूरा एक नेटवर्क है और इसकी सरपरस्ती जहाँ से हो रही है, ये वो बात है ना कि आपको प्रोडक्शन नहीं रोकनी, आपने फैक्ट्री जो है ना उस पर आपको हाथ डालना पड़ेगा। अब वो कौन डालता है ये आप लोग सब बहुत लेकिन अच्छा टाइम ये है कि हमारे चीफ मिनिस्टर खुद इकोनॉमिस्ट है ना, माहिर माशियात हैं, काबिल आदमी। हमारे गवर्नर जो है वो भी माशाल्लाह जुबैर साहब इंटेलेक्चुअल हैं, एकेडमिया से आए हैं। अब मौका है कि हम पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम बनाएं कि पाकिस्तान के शहरों को, पाकिस्तान के जगहों को मनशियात से। आज आपने देखा ट्रेन का जो एक्सीडेंट हुआ है, पाकिस्तान हादसात में दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया है। हादसात की बड़ी वजह ये होती है कि ड्राइवर नशे का शिकार होते हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने चेक पॉइंट पे इनके ऐसे ब्रेसलेट आ गए हैं कि जो आप ब्रेसलेट पहनाएं तो अल्कोहलिक का और इनका एडिक्शन का पता लगेगा। और आप ये देखिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल कॉलेजेस, वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो महंगे नशे किए जा रहे हैं। ये एक फैशन बन चुका है और जो नहीं करता उसको कहते हैं ये आउटडेटेड है। ये किस ज़माने में हम जी रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये आखिर कौन सी सोच है जो डेवलप हो रही है हमारी यूथ में, हमारे यंगस्टर पे, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। सिद्रा साहिबा साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगी मौजूद, हमारे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। आज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज आपने एक ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी सुनी, जिस एक सक्सेस के पीछे जो है वो एक पूरी फैमिली की जो है वो ज़िंदगी जुड़ी थी। और कहते ना कि एक शख्स थोड़ी सी मेहनत कर लेता है, थोड़ी सी कुर्बानी देता है, तो बाकी सब लोग जो हैं वो आसानी से ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। राना आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, यूसुफ साहब मौजूद हैं जिनकी आपने स्टोरी सुनी, और इसके साथ साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साइकोलॉजिस्ट हैं। और राना आसिफ साहब की जो एनजीओ इनिशिएटर्स उसके साथ जो है ये काम कर रही हैं, लोगों की तरबियत करती हैं, उनको ज़हनी जो उनके मसाइल हैं उनको हल करती हैं। सिद्रा अहमद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिद्रा? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल भी। आपको वेलकम करते हैं सलाम पाकिस्तान में। सिद्रा, अभी हमने यूसुफ साहब की बात सुनी। विल पावर रब ने सबको दी है। इंसान इस दुनिया में आता है तो अल्लाह की तरफ से ये सलाहियतें मौजूद होती हैं। कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। ये मिसाल ऐसी है कि इन्होंने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल किया, इन्होंने सही को सही और गलत को गलत जाना।
कितने फ़ीसद लोग हैं जो इस तफरीक को समझ पाते हैं जब एजुकेशन भी ना हो? ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत पढ़े लिखे इंसान होंगे, लेकिन अल्लाह ने इनको शऊर दिया जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया। होता क्या प्रॉब्लम है कि हम सही और गलत की तफरीक क्यों भूल जाते हैं? असल में बात जब हम करते हैं सही और गलत की तफरीक की, सबसे पहले तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो और राना साहब की जो NGO है इनिशिएटर, इसमें अपना रोल अदा कर रही हूँ एज अ इनके जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उसके अंदर। मेरा किरदार वहाँ पे है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रंस भी आ जाते हैं और दूसरे भी केसेस जो रिपोर्ट होते हैं इस NGO को, उसमें आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। काउंसलिंग कहते किसे हैं? काउंसलिंग में अगर हम इसे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो शायद लोगों तक इसकी बात पहुंच ही नहीं पाएगी कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आम लफ्ज़ों में अगर हम इसे कहें तो काउंसलिंग कहते हैं मशावरत और रहनुमाई को, जो कि एक बेसिक नीड होती है। अगर यूसुफ का केस जो कि मैं सुन रही थी, अभी डिस्कस हो रहा था यहाँ पर, यूसुफ के हवाले से भी बात ये थी कि मेन किरदार था यहाँ पे काउंसलिंग का। आपने कहा कि लोग जो है सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकते, तो मोस्टली लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर सकते। यहाँ ज़रूरत होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन समटाइम तो खुद लोग रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग समझ भी नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है। और हमें माशरा भी, जो हमारी सोसाइटी है वो भी हमें बता रही होती है चीज़ों के बारे में, और फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इंडिविजुअली बेस के ऊपर कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे होते कि आया कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो यहाँ पे मेन किरदार अदा करती है काउंसलिंग। अगर आप खुद से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल, जिसे कि आप साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हमारी नफ्सियात, वो आपको ये बताता है कि आप ये चीज़ सही है या गलत है, वो आपको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो ये कहना से कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मतलब पागल हो गए हैं आप, दिमाग आपका खराब हो गया तो ही आपको जाना है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप, अक्सर कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके मिजाज में थोड़ी सख्ती या गुस्सा आने लग जाता है, आपको लगता है आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके साथ जो आपके लोग हैं वो आपकी वजह से हर्ट होना शुरू हो गए हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई मसला है, आप जाइए, जाके रहनुमाई लीजिए। ठीक है, रहनुमाई लेने में अगर आप जाएंगे तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि तुम पागलों वाले डॉक्टर के पास जा रहे हो। अच्छे खासे लोग हैं, ये पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, पागलों के डॉक्टर अलग होते हैं, तो वो भी, इनको भी ये लोग डील कर रहे होते हैं, बट द पॉइंट इज के ये आप लोगों की मदद करते हैं। जी, दूसरी बात बिल्कुल मैं यहाँ पे एक चीज़ शामिल ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी का एक स्टिग्मा ज़रूर ये है। सबसे पहले जो आपने कहा कि साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, तो बेसिक ज़रूरत जानने की है कि इट्स अ डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जो कि माहिर नफ्सियात होता है वो आपके मसाइल के ऊपर ही काम कर रहा होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर कोई आपको माहिर नफ्सियात के पास भेज रहा है तो इसका मतलब ये कि क्या आप पागल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है, हम आपको रहनुमाई देते हैं आपके मसाइल के हवाले से, और इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो काउंसलिंग हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इसकी एजुकेशनल काउंसलिंग अलग होती है, जो कि एजुकेशनल सेक्टर के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैरिटल काउंसलिंग अलग होती है, जो इस दवाजी ज़िंदगी के अंदर समटाइम आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते, वहाँ भी आपको रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से हम जानते हैं, बच्चों के मामले में ये होता है कि पेरेंट्स समटाइम उनको समझ नहीं रहे होते हैं, उनके थॉट्स को, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है। इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली, तो वो रिलेशंस जिनमें लोग अल्लाह ना करे ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको भी साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाना चाहिए। राना, आप क्या कहते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ डिवोर्स का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, तो इसलिए वहाँ पे भी कहीं ये जो मैं आ जाती है ना, ये तो दीमक है, इसने तो खा जाना है आपके रिश्ते को। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है, जिसको आपको पता हो कि ये तो मुझे ना नुकसान पहुंचा सकता है ना मुझे फ़ायदा दे सकता है, तो एटलीस्ट आप जाके वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। जी राना। जी बिल्कुल सना, दुनिया में जो होते हैं ना फैमिली काउंसलर्स होते हैं, पूरी वर्ल्ड में आप देखें, वो फैमिली काउंसलर का काम ही ये है कि अदालत से पहले लोगों को अल्टरनेटिव सेटलमेंट का मौका देना, और वो मौका बिना किसी मुआवजे के देना, और उनको फैसिलिटेशन मुहैया करना। क्योंकि देखें, हमारे पास जब स्ट्रीट चिल्ड्रन की वजह क्या आ रही है, आप इनकी अगर 30% फैमिली जो ब्रोकन फैमिली से आ रहे हैं, डाइवोर्स से आ रहे हैं, इन चीज़ों से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। और उसका वजह दो चीज़ें हो सकती है, एक इकोनॉमिक बर्डन के माँ बाप दोनों पे कमाने का बोझ है, वो बच्चों को वक्त नहीं दे पा रहे। तीसरा ये कि उनकी आपस की, जो आपने ईगो का वर्ड यूज़ किया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैं उसको क्यों फ़ोन करूं, वो मुझे खुद फ़ोन करे। तो ये इस तरह की अप्रोच जब आप लेके चलते हैं तो उसका नेगेटिव असर जो है आपके बच्चों पे पड़ता है। जब बच्चे कोर्टों में एक हाथ माँ खींच रही है, एक हाथ बाप खींच रहा है, कस्टडी के लिए केस किया हुआ है, मेंटेनेंस के लिए केस किया हुआ है,
तो आप वो जो आपने दीमक का वर्ड किया, तो दीमक के वर्ड की तरह उनकी माशी हालत भी वकला की फ़ीसों में, पुलिस की रिश्वतों में सर्फ हो जाती है। तो वो एक आखिर में क्या होता है कि एंड ऑफ द डे वो इंस्टीट्यूशन ही टूट जाता है। तो उसके लिए जो है हमारा 1091 हेल्पलाइन है। अगर कहीं कोई ऐसा इश्यूज़ तो आप आएँ हमारे पास, और वहाँ काउंसलिंग की, मैं खुद सोशोलॉजिस्ट हूँ, सिद्रा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, एक पूरी टीम है कि आपको हम साथ अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये 1091 हेल्पलाइन है, किसी भी तरह का आपका इशू हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी की बुनियाद पर जो है दी राइट्स हेल्पलाइन इसका नाम है जी, आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। और ये इन लोगों के नेटवर्क पर इन्होंने दूसरे लोगों को अपने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। तो कोई भी इदारा हो, किसी भी हवाले से आपका कोई भी मसाइल हो, तो ये उनको कांटेक्ट करके आपके इशू को जो है वो ज़रूर सॉल्व कराएंगे। सिद्रा, अगर मैं इस केस की बात करूं, जिस तरह यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली में इश्यूज़ थे, जिस तरह इन्होंने कहा इनके जो मदर फादर हैं उनके आपस में प्रॉब्लम थे, और ये बड़ा कॉमन इशू है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि माँ बाप के मसाइल होते हैं आपस में, जिसकी वजह से बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद बच्चे एडिक्शन में चले जाते हैं या मुख्तलिफ गलत वो एक जो रिवेंज है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ये मेंटालिटी क्या है कि बच्चा जो है जब वो माँ बाप को लड़ते हुए देखता है, क्योंकि 7 साल की उम्र तक उसकी शख्सियत बनती है, तो वो क्या छाप छोड़ती है बच्चे के जहन पे? बिल्कुल, यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी हम यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। और पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर उस चाइल्डहुड के अंदर ये बच्चे या तो निगलेक्ट हो जाएं या तो पेरेंट्स की ये जो कन्फ्लिक्ट होते हैं इनको अगर देखने लग जाए, तो फिर वो अप्रोच करते हैं कि वो वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे की ये नेचर होती है कि उसे सुकून चाहिए होता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो बच्चे मूव करते हैं। लाइक वो एडिक्शन की तरफ भी, हमारे अगर यंगस्टर्स की हम बात करते हैं अपने एजुकेशनल सेक्टर्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, तो अगर उनकी हिस्ट्री अगर हम देखें तो उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर हमें ये तमाम फाइंडिंग्स मिल रही होती हैं कि या तो पेरेंट्स हमें मारते थे, या तो हमारे पेरेंट्स का कन्फ्लिक्ट था और हमें पसंद नहीं था इसलिए हम एडिक्शन की तरफ आ गए हैं, या हम स्ट्रीट पर आ गए हैं। अगर हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की भी बात करते हैं तो उनमें भी आप ये केसेस देखेंगे 70% केसेस इस तरह के हैं कि जिनके पेरेंट्स जो हैं या तो उनको फिजिकली अब्यूज़ करते थे या साइकोलॉजिकली भी अब्यूज़ करते थे। तो ये तमाम फाइंडिंग्स कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर जुड़ी हुई ज़रूर हैं कि फैमिली जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है बच्चे की तरबियत के लिए। सुराना, जहाँ हम ये कहते हैं कि मुआशरा जो है वो जालिम हो गया, उसने इतना प्रेशर दिया कि इस तरह के मामलात हो गए कि आप ये कहते हैं बच्चों की ट्रैफिकिंग हो गई है, बच्चे अगवा हो गए, स्कूल के बाहर से लोगों बच्चों को उठा लिया, या इनसे भीख मंगवाने के लिए बच्चों को उठा लिया जाता है। वहीं ऐसे बच्चे भी हैं ना, एक बड़ा तबका मौजूद है जिसकी आप इस वक्त निशानदेही करेंगे, जो खुद घरों से भाग जाता है। जी बिल्कुल सना, ये चीज़ें देखिए, अगर 4 बहन भाई हैं तो उनकी जो आप देखें कि उनकी जो बायोकेमिस्ट्रिकल जो एटोनमी है, एनाटॉमी है, उनकी पूरी डिफरेंट होगी। हर बच्चा, अगर कुछ बच्चे बेचारे शदूद बर्दाश्त करते हैं, इंट्रोवर्ड होते हैं, खामोश है, कंप्लेंट नहीं करते, कुछ एक्सट्रोवर्ड होते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, कुछ डिमांडिंग होते हैं, कुछ बिल्कुल आपने देखा है बहन भाई ऐसे होते हैं, उनको कोई भी माँ बाप चीज़ दिलाएं वो ले लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो माँ बाप की जेब की भी नहीं देखते, वो कहते हैं हमने जो चीज़ करनी है वो। तो इस तरह हर बच्चे की जो सोशल साइकोलॉजिकल उसकी स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है। इसका देखें सोल्यूशन आप देखें तो हमारा ये जो अभी हम करने जा रहे हैं, हम एक एडल्ट जो बड़े हैं उनकी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ बनाना चाह रहे हैं, जो बच्चे हैं उनके चाइल्ड राइट्स क्लब बनाना चाह रहे हैं, ताकि प्रोटेक्शन जो है, अभी देखिए हमारे सना इतने कराची में 27,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, अगर हर स्कूल में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बन जाए जिसमें एक पेरेंट्स का नुमाइंदा हो, एक टीचर का नुमाइंदा हो, एक बच्चों का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, तो मेरे ख्याल इन मसाइल को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है वो आपकी होनी चाहिए, कि जो हॉस्पिटल में अगर बच्चे को लेके आ रहे हैं तो आपको पता है बच्चे एक खसूसी तवज्जो चाहते हैं, और बच्चे हों या ख़वातीन हों, इनके साथ जो होने वाले इश्यूज़ हैं वो आम दूसरे लोगों से होने वाले इशू से कतरन मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और कतरन काबिल तवज्जो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। हम तो अभी मैंने जो डिप्टी मेयर हैं उनको भी एक प्रपोजल दिया है कि कराची लेवल की भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होनी चाहिए, होपफुली इंशाल्लाह करें। और हमारा जो शहर है माशाल्लाह रोशनियों का शहर है, और पाकिस्तान तभी महफूज होगा जब पाकिस्तान के बच्चे महफूज होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा यूसुफ साहब जो है माशाल्लाह, ये अब खुद तो माशाल्लाह से सेटल हो गए और आपने अब अपनी फैमिली भी बना लिया है माशाल्लाह। तो आपके कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी? नहीं, दोनों लड़का। दोनों बेटी हैं माशाल्लाह।
तो अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं यूसुफ ने जो बचपन में आपने ख्वाहिश की होगी ना कि मुझे ये टॉय भी चाहिए, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे अम्मा अब्बा को हंसते खेलते देखना है, सारी चीज़ें जो शायद नहीं हो सकी, कोई बात नहीं, नसीब था। अब अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हो? कोई पुरानी यादों को वापस तो नहीं लेके आते हो? जब अपने बच्चों को हंसता खेलते देखते हो तो क्या सोच आती है जहन में? वही बचपन याद आता है मेरे को, याद आता है। फिर अभी मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों में स्कूल भेजूँ, अगर स्कूल नहीं जाता घर पे पढ़ाई करता हूँ। सही। जो कोई सिपारा फाड़ देता है, हाँ। फिर मैं ऑफिस से लेके जाता हूँ सिपारा, सही, पढ़ने के लिए। घर पे पढ़ो, घर पे पढ़ो। सही, मैं घर पे पढ़ाता हूँ। अच्छा, और अम्मा अब्बा की तो होती थी लड़ाई, तो अब यूसुफ अपनी बेगम के साथ लड़ाई तो नहीं करता? नहीं। कि क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ घर में देखी होती है, बच्चे खास तौर पर लड़के, अगर लड़कों ने अपने बाप को अपनी बेगम की इज़्ज़त करते देखा है तो उसको, बेटे को ये होता है कि औरत जो है वो एक काबिल इज़्ज़त चीज़ है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, इसका प्यार कर। लेकिन अगर बेटे ने देखा है कि बाप इज़्ज़त नहीं करता तो उसके जहन में ऐसा ही कुछ बनता है, ऐसा ही देखा है मैंने। तो अब यूसुफ क्या कहता है कि मेरी माँ को मेरे अब्बा ने वो इज़्ज़त नहीं दी थी जो वो डिज़र्व करती थी, तो अब अपनी बेगम को वो इज़्ज़त देते हो? जी, इज़्ज़त देता हूँ। लड़ाई तो नहीं करते हो? वो नए जब शादी किया तो उस टाइम लड़ाई करता था। अच्छा, ये क्या बात है, शुरू में तो लड़ाइयाँ नहीं होती है? होती है शुरू में, जब बच्चे हो जाते फिर लड़ाई नहीं होता है, फिर ये होता है कि अब तो पक्का काम हो गया अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो है वो इसी में ही गुजारा करना है। अच्छा, वैसे ये डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी समझदारी है कि अब इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये अब उस पॉइंट पर आ गया, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कर गई है कि अब लड़ाई नहीं करे, अब कह रहे ये बच्चे भाई यही चार दीवारी हमारी जिंदगी है, ऐसे ही गुजारा करना है। सो व्हाट डू यू से, ये वाली मेंटालिटी क्या है? शुरू में लड़ ली, अब बाद में सुकून से। अगर इसमें दो तरह की सिचुएशन हो सकती है। स्टार्टिंग में लड़ाई इस वजह से भी होती है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में ऐसा होता है, एक सवाल सिर्फ में, ये शादी किसने कराई थी? राना साहब ने कराई थी? जी, मेरा अब्बू भी था, वालिद साहब भी थे। सही। तो ये खानदान में हुई है शादी? खानदान में शादी हुई है, तो जान पहचान थी पहले से? जी, जान पहचान। लव मैरिज की है यूसुफ ने? नहीं, घर पे। अच्छा, हमारा मशरकी मुंडा है। अरे डॉक्टर साहब, मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी, अब आप इस पे तबसरा कीजिए। बिल्कुल, अब मैं ये बताई थी कि इस तरह की दो तरह की सिचुएशन होती हैं कि एक सिचुएशन में तो हम ये देखते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को, तब कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। दूसरा ये कि हम स्पेस भी दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, इट्स ओके, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा तो जस्ट इग्नोर इट ना। लेकिन हमारी सोसाइटी की ये सोच है कि बच्चे हो जाएं तो फिर उसके बाद कोई चांस ही नहीं है, अब तो बस घर बसाना ही बसाना है, चाहे फीमेल हो या मेल हो। तो एक कहते हैं ना कि इसको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग समझी जाती है बच्चों को हमारी सोसाइटी में, एक ये सोच भी है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर भी यूसुफ से आप जब बात कर रही थी कि क्या वही चीज़ें रिपीट करते हो जो पेरेंट्स में होती थी, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं कि अगर हम देखें कि वो चीज़ जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हम ये लेसन लेते हैं कि हम अपनी लाइफ में ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं जाके वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को, सही, किसी ना किसी जगह पर आकर, किसी ना किसी स्टेट में आके वही चीज़ हम रिपीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर बच्चे की सोच भी बराबर नहीं। साहिबा, मेरे कान में दर्द हो गया ब्रेक सुन एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। एक बार फिर से नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। राना आसिफ, यूसुफ साहब और सिद्रा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और बात आज जो बेसिक मकसद है मेरा, चाहे हंसते बोलते, कहते हैं ना, हंसते खेलते जो बात कह ली जाए वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो याद रह जाती है। द पॉइंट इज़ कि मैं आज जो मेरा जो सोच थी, जब मुझे था कि राना साहब आ रहे हैं तो मैं इस पर बात करूँगी कि ये जो हम नई चीज़ें सुनते आ रहे हैं, नए नए तरह के नशे, कोई नई चीज़ आई है आइस के नाम से, ये मैं सोच रही थी ये तो आइस, ये तो बर्फ़ है, ये क्या है जो नई चीज़ आई है। फिर जब इसको पढ़ा तो मुझे तो खौफनाक तरीन चीज़ ये लगी, मतलब जहर भी जो है ना वो आपको कम से कम इस काबिल छोड़ देता है कि आपके जो है वो आखिरी रसूमात अदा हो सके। ये तो वो नशा है जिसमें आपकी आखिरी रसूमात भी अदा करने के काबिल आप नहीं रहते। इस लेवल की ये बर्बादी आपके जिस्म की करता है, और
कुछ सालों में, बल्कि कुछ साल भी नहीं, कुछ महीनों में भी कुछ लोग जो हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, हमारे यंग बच्चे, जो इस नशे की वजह से, और ऐसी रिपोर्ट हुए केसेस के ऐसे बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। सो ये हो क्या रहा है, ये क्यों हमारे बच्चे इस तरह की नशे में पड़ गए? ये वो बच्चे नहीं हैं जो अपने घरों से भाग जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके अकाउंट्स में भी बहुत पैसे पड़े हैं, जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और वो बड़े बड़े नशे कर रहे हैं। राना, ये क्या मामला हुआ? एक तो सड़क पर बैठा हुआ बच्चा समद बॉन्ड का नशा कर रहा है, या हमारे आप चले जाएं हसन स्क्वायर पर तो डॉक्टर्स आपको मिलते हैं सड़कों पर, उन्होंने अपने इंजेक्शन लगाए हुए सोए पड़े हैं, वो अलग डॉक्टरों की किस्में बनी हुई हैं। वहीं आपको यूनिवर्सिटीज़ में एक अलग लेवल मिल रहा है। ये कहाँ से आ रहा है इतना नशा? ये कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? सना, ये सारा मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की है। किसी मुल्क को अगर कमज़ोर करना है तो उसके यूथ को, नौजवानों को कमज़ोर करना है। ट्रू। और ये हमारे जो पूरा माफिया ऐसा है जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, और इसमें मिथ बहुत हैं कि जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनको कहा जाता है कि अगर आप ये चर्च का नशा करेंगे तो आप पढ़ाई में तेज़ हो जाएंगे। हाँ। उनको कहा जाता है आप फलां नशा करेंगे तो आपकी नींद नहीं आएगी आपको, आप जागते रहेंगे, रीडिंग हैबिट बढ़ जाएगी। ये सारे मिथ और स्पेकुलेशन जो हैं फैलाए जाते हैं, फ्री में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और इस तरह की जो पार्टीज़ में कल्चर है, ये हमारा गैप कहाँ पर है सना? गैप ये है कि हमारे तालीमी इदारों में कहीं फैमिली काउंसलिंग का कोई एक HR भी नहीं होता कि जो स्टूडेंट की काउंसलिंग करे, जो उनको समाजी और नफ्सियाती रहनुमाई मुहैया करे, उनके अपनी ज़ात से होने वाले तसादुम के मामलात के बारे में, जो अपने आप से सवालात वो बच्चे करते हैं, अगर उनको उसका जवाब सही टाइम पे नहीं मिलता तो वो उसका जवाब फिर नशे में ढूंढते हैं। फिर जो हमारा इदारों का निज़ाम है, नाजरा का हो या जितने भी इदारों का हो, यहाँ आप अगर एक देखिएगा सना कि जो कॉलेजेस में एडमिशन की खिड़की होती है वो इतनी छोटी रखी होती है कि स्टूडेंट को ज़िल्लत आमेज़ रवैया वहाँ से क्लरिकल स्टाफ से मिलता है। अगर वो मार्कशीट का फॉर्म मांगे तो आप कभी SM लॉ कॉलेज, अच्छा पता नहीं तो इतनी सी होती है, उसके लिए वो झुकना भी पड़ता है, कमर भी झुकानी पड़ती है। नौजवानों को जिस माशरे में उसके इदारे इज्जत नहीं देंगे, वो उसका फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए किसी न किसी नशे का सहारा लेंगे। यही माफिया चाहता है कि जो पुलिस किसी नौजवान को बाइक पर रोकती है और जलील और रुस्वा कर देती है और चंद 100 रुपये के लिए उसकी इज्जत तार तार कर देती है, तो वो नौजवान फ्रस्ट्रेशन मैनेजमेंट के लिए नशे का सहारा लेता है और उसको फैसिलिटेट ये माफिया करता है। कोकेन 50,000 रुपये की 10 ग्राम आती है। वो आप देखें, वो बड़ी बड़ी जिन घरों का आप जिक्र कर रही हैं, जिनके वालिदैन सोने का निवाला अपने बच्चों को खिलाते हैं, उन बच्चों को वो टारगेट किया हुआ है ताकि माफिया की, अब मैंने आपको बताया 80 लाख रुपए रोज़ाना की मईशत जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, वो इसके गिर्द कोई घूमती है। तबका ऐसा नहीं है जो बचा हुआ है, हर तबके के लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह के नशे मौजूद हैं। सस्ता भी है, महंगा भी है, हर तरह की चीज़ जो है वो इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस कराई भी है ताकि लोग। डॉक्टर साहब, ये जो बात यहाँ हो रही है, अच्छा इस यहाँ पर दो पहलू हैं, ठीक है। एक तो ये है कि जो जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो फैशन के नाम पर नशा कर रहे हैं, उनको ये है कि अगर हम नहीं करेंगे तो उस गैदरिंग का हम हिस्सा नहीं रह सकेंगे, लोग हमें कहेंगे हम आउटडेटेड हैं। एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरी जागने की सलाहियत बढ़ जाती है, मैं ज़्यादा बेहतर याद रख पाता हूँ, वो ये सोचता है कि इसके बाद मैं बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकता हूँ, तो उसको कामयाबी की भूख है, वो उस चक्कर में इस तरफ बढ़ा है। और एक शख्स ये है कि जो अपनी माजी से या अपने हाल से इतना परेशान है कि वो सुकून की खातिर नशे की तरफ बढ़ता है कि जब मेरा जहन माउफ हो जाएगा तो शायद मैं कुछ लम्हे सुकून हासिल कर सकूँ। तो हर शख्स की अपनी अपनी लॉजिक है नशे को अपने ऊपर हावी करने के लिए। तो ये यूथ में जो है इसको हम कैसे काउंटर करेंगे? इसको बिल्कुल काउंटर करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं सना यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। राना साहब ने भी कहा कि आपने कहा गैदरिंग, वो पीयर प्रेशर है हमारा। ट्रू। ठीक है, हमारे जो नौजवान नस्ल है वो जब यूथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती है तो वो प्रेशर में भी पी लेती है कि वो पी रहे हैं तो मुझे भी पीना चाहिए। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मतलब मैं कुछ अलग से आउटडेटेड हो जाएंगे, आपको कहा जाएगा कोई आप आंटी टाइप हैं। एग्जैक्टली। दूसरी ये कि स्ट्रेसर्स, आपके जो स्ट्रेसर्स हैं वो आपको लीड करते हैं एडिक्शन की तरफ। हमें ये कहा जाता है या हमारी जो यूथ है उनको ये बताया जाता है कि इससे प्लेजर भी गेन होगा और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, आप क्वालिटी ऑफ वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी जो सोचें हैं ये गलत हैं और ये मैं सुनने वाली जो हमारी यूथ है या पेरेंट्स हैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे पहले तो चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। कि आपके बच्चे किस गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कहाँ आना जाना है, कहाँ उठना है उनका,
किस तरह के लोगों के साथ वास्ता है उनका, पहली बात ये। और लेट नाइट आ रहे हैं तो क्यों लेट नाइट आ रहे हैं? सही। अच्छा मुझे एक चीज़ सिद्रा मुझे बताइएगा कि जब कोई भी शख्स किसी भी तरह का नशा शुरू करता है तो यकीनन अगर कोई ना कोई इस तरह का चेंज तो उसके मिजाज में या आता होगा ना, कि अक्सर ऐसा होता है कि आइसोलेट हो जाते हैं लोग, या आंखें बता रही होती हैं या मिजाज बता रहा होता है, चेहरा बता रहा होता है। तो कोई ऐसे ख़ास साइंस जो आप माओं को बताना चाहें कि अगर आपका बच्चा इस तरह की कोई चीज़ कर रहा है तो ये आपके लिए सिम्टम है कि कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, तो वो क्या होनी चाहिए? कुछ चीज़ें ऐसी जो माँ को अलार्म कर सके। बिल्कुल बेसिक तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि बच्चा जो है ज़्यादा टाइम बाहर स्पेंड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। दूसरा ये कि उसके बिहेवियर्स चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, एग्रेसिव भी हो सकता है, इरिटेट भी हो सकता है आपकी छोटी छोटी बातों से, चिड़चिड़ापन जो कि उसको पहले नहीं होता था और अब आप फील कर रही हैं कि ये वाले बिहेवियर चेंजेस मेरे बच्चे में आ रहे हैं, तो ये भी एक बेसिक सिम्टम है कि समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। भूख में कमी भी हो सकती है, भूख में ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, ठीक है। आंखें लाल महसूस करेंगे आप, आई कांटेक्ट वो खत्म करेगा आपसे क्योंकि कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ठीक है, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये सब तमाम चीजें हैं और मदर्स तो बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चों को जानती हैं और मदर्स तो ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने बच्चों के साथ, तो उनको ऑटोमेटिकली खुद ही से ये फीलिंग आने लग जाती है कि कुछ गलत हो रहा है या बच्चा कुछ मुझसे हाइड कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप उस बच्चे से डायरेक्ट तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं, आप उससे पूछें लेकिन बहुत पोलाइट वे में। ठीक है, हमारे यहाँ पे अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना, उससे भी ये होता है कि बच्चे एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, प्लस ये कि वो आपके साथ शेयरिंग भी नहीं कर रहे होते। तो बहुत पोलाइट वे में पेरेंट्स को ज़रूरत है कि उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें, प्लस ये कि देखें कि उनका जो सर्कल क्या है, फ्रेंड सर्कल, उनसे भी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। अच्छा, नसीहत में और तज़हीक में माँ बाप फ़र्क करना शुरू। आप किसी को समझाना चाहते हैं या आप उसकी इंसल्ट करना चाहते हैं। इंसान को सबसे बुरी चीज़ लगती है जो ह्यूमिलेटेड और इंसल्टेड बिहेवियर, हर एज में, चाहे बच्चा छोटा सा क्यों ना। और दूसरी बात, जो हमारी फैशन इंडस्ट्रीज है जिसमें नशा है या जिसमें एलीट का आप जिक्र कर रही हैं, वो तो 5% है। 95% अवाम को जो है सॉफ्ट ड्रग जिसे हम कहते हैं, छालिया है। कभी छालिया को आप गोश्त में डालें, गोश्त का क्या हाल करता है। इसी तरह जो गुटखा है, मेमपुरी है, जो 121 है, जेएम है, ये नशे जो हैं ये एक स्लो पॉइजन की तरह पाकिस्तान की 95% जो यूथ है, जो कच्ची वादी से ताल्लुक़ रखती है, जो एक वक्त 200-400 रुपये कमाते हैं, 600 रुपये तो उनके 200 रुपये तो इसी नशे पे खर्च हो जाते हैं। फिर वो घर वालों को क्या, उससे नुकसान क्या होता है, वो 9000 कराची में होने वाले हादसा का भी बायस बनते हैं। अगर 18 लाख मोटरसाइकिल्स हैं तो उनमें एक्सीडेंट का रेशो क्यों बढ़ जाता है एडिक्शन की वजह से। फिर आप मुंह का कैंसर देखें, गले का कैंसर देखें, और फिर क्या मुमकिन है उसका इलाज जो आप कमा रहे हैं उस सिचुएशन में आप इस तरह की इलाज भी छोड़ें, आपके पास पैसा भी मौजूद हो, लेकिन वो जो अजियत है, वो जो तकलीफ़ है, वो मुश्किल है। अच्छा, उस दिन डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने बताई थी कि अगर आप स्मोक करते हैं या किसी भी तरह का आप नशा करते हैं तो आपका बड़ा सिंपल सा टेस्ट है कि आप अपनी जो 4 फिंगर्स हैं आप उसको, क्योंकि इसमें मुंह नहीं खुलता, अगर तो आपकी 4 फिंगर्स इजीली आपके मुंह में जा रही है, इट्स मीन कि अभी तक आपके अंदर कैंसर के जो है वो जर्म्स पैदा नहीं हुए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा, इट्स मीन कि आप कैंसर के बॉर्डर लाइन पर हैं। तो इसलिए ये जी कुछ कह रहे थे, गुटके की वजह से गुटके 3 उंगली जाता है। हाँ, मुंह नहीं खुलता। और सना ये नशा जो है ना, ये सबसे पहले हमें आईजी साहब खुलता, और सना ये सबसे पहले हमें इदारों से काम करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। नहीं, अब सबसे पहले इदारों से हमारे आईजी साहब बड़े काबिल हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरे 1,15,000 से इनकी पुलिस का आप डोप टेस्ट कराएं, आप उनका टेस्ट कराएं, जो नशा करने वाला एहलकार है उसको फायर करें। क्योंकि जब हमारे इदारे ही आप सिटी कोर्ट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, जब हमारे पुलिस एहलकार ही मुंह में गुटखा दबाए होंगे, नशा कर रहे होंगे, तो फिर आप किसी को कैसे, क्योंकि पुलिस दुनिया में आप देख लें, पूरी वर्ल्ड ट्रैवल करें, एक रोल मॉडल होती है। लोग कहते हैं ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉ एनफोर्समेंट करनी है, इनको रोल मॉडल हमने बनाना है। और शहरों में तो डेफिनेटली यही इन्होंने निज़ाम चलाना है। अच्छा यूसुफ साहब, आप जो बात कह रहे थे, जो इस वक्त देख रहे हैं ना, आपको वो आपकी बात बहुत ज़रूरी सुनेंगे क्योंकि आप चीफ गेस्ट हैं, आपकी बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो बात कह रहे थे ना कि ये नहीं करना, इसका नुकसान क्या है, ज़रा वो बताओ लोगों को। वो पेपड़ में जो है ना कचरा आ जाता है। सही है। गुटखा को थूक फेंकता नहीं है, वो छपा जाता है। सही है। फिर जब जमा होता है, हाँ। फिर जब डॉक्टर के पास लेके जाते बोलते हैं इसको तो फेफड़ा खराब हो गया इसका, हाँ। ये बचना ना बचना नामुमकिन है इसका। सही। आप वो कह रहे हैं ना, जो मैं अभी आपसे बात कही थी कि मुंह नहीं खुल पाता, उसमें खाना पीना मुश्किल हो जाता है, ये तमाम चीजें। ये खाना चम्मच भी नहीं जाएगा अंदर, चम्मच भी नहीं जाएगा।
और सना इसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कोई बाहर से, कोई अंग्रेज़, कोई फ्रेंच, कोई जर्मन नहीं है। इसके मैन्युफैक्चर हमारे ही लोग हैं जो अपने चंद पैसों के लिए पूरी कौम की सेहत के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। आपको पता है हम कितने नवाब लोग हैं, हमारा कचरा उठाने चाइनीज़ आएंगे। आप बताएं दुनिया में कोई ऐसी कौम है? हम इतने हम लोग नवाबी लोग हैं कि हम अपना कचरा भी खुद नहीं उठा सकते। हमें हमारे लिए इतने बड़े बड़े इस शहर के लोग हैं, और फिर बहरिया टाउन की भी हम बात कर लें, फिर चाइनीज, लेकिन कचरा कहीं से उठ ही नहीं रहा। लोग इतना शोर मचा रहे हैं, कचरा उठ रहा है, कचरा कहाँ से उठ रहा है? नशे के खिलाफ जब तक मैसेज सियासी पार्टियों के सरबराहान की तरफ से नहीं होगा, लोग उसकी तकलीद नहीं करेंगे। अगर सियासी जमातों के जो सरबराह हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के हैं या पीपल्स पार्टी के हों या जमात इस्लामी के हों, जब तक वो सरबराहान लोगों को इस नशे के खिलाफ अपने पब्लिक सर्विस मैसेज नहीं देंगे, उस वक्त तक लोग उनकी तकलीफ एग्जैक्टली एक ओवरऑल कैंपेन, चाहे मेंबर हो, चाहे मस्जिद का मेंबर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हर जगह से जो है ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मामला सेहत का है, ज़िंदगी का है। एक बहुत अच्छी बात जो यूसुफ ने अभी कही थी अपनी, जब वो स्टोरी सुना रहे थे कि मेरा भाई एक बार मोबाइल की थैली लेकर आया था जिसमें मोबाइल्स थे बहुत सारे, तो मैंने उससे पूछा ये तुम कहाँ से लाए हो, किसने दिए हैं तुम्हें ये? और जब इसको पता चला कि वो चोरी के हैं तो उसने उसको जाकर जो है वो बिन में फेंक दिया। यही जिम्मेदारी हमारी माओं को भी निभानी है कि जब आपको पता है कि आप अपने बच्चे को इतनी पॉकेट मनी देती हैं जिसमें शायद वो एक बहुत अच्छा फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो एक बड़ा फ़ोन, अच्छा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और उसके फ़ोन में क्रेडिट भी हर वक्त रहता है, तो माँ तो खुश है कि भाई मेरा लाल खुश है ना, बस इसमें मेरी खुशी है। वो सवाल नहीं करेगी अपने बच्चे से कि बेटा ये कहाँ से आ रहा है। वो सवाल अपने अंदर ही शायद पैदा भी होगा ना, तो उसको छुपा लेगी कि नहीं यार मेरा बेटा खुश है ना, मैंने सवाल नहीं करना। वो आपकी कमज़ोरी जो है ना, वो उस शख्स के आने वाले मुस्तकबिल को ख़राब कर रही है। आपका सवाल करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल मैं आपका कमेंट चाहूँगी कि माएँ बेटों के मामले में बड़ी जो है ना वो होती हैं, वीक होती हैं। वो गलती भी कर रहे होते ना तो माँ थोड़ा सा उसको कॉर्नर दे रही होती है कि कोई बात नहीं, बेटा छोटे जुर्म को छुपाएंगी, कल वो फांसी के तख्ते तक पहुंचेंगे। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों की नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि यहाँ तो सना मैं यही समझूंगी ओवरऑल जो हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं उसमें मेन किरदार जो है वो पेरेंट्स का ही नज़र आ रहा है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि बच्चे जो है एडिक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, स्ट्रेसर्स की तरफ भी जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो ये सब किसको कवर करना है? हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली मदर्स के लिए जो है एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो बच्चों के साथ अपनी रैपो इस तरह से रखें कि बच्चे आपसे डिस्कशन भी करें। इसके अलावा दूसरी बात जो अभी आप सना मुझसे कह रही थी कि बच्चे जो हैं आप उनको जो है डांट नहीं रही, उनकी गलती पे सज़ा नहीं दे रही। अभी की डांट या अभी का जो समझाना है वो आगे चलकर एक अच्छी शख्सियत की परवान चढ़ाने की तरफ लेकर जा रहा है। तो अभी जो आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगी वो आपको आगे चल के बड़े होकर भी बच्चों में नजर आएगी, और वो माँ की तरबियत से ही पहचाने जाते हैं कि इसकी माँ ने कैसी तरबियत की थी इस बच्चे की। तो तरबियत जो है वो पहली दर्सगाही माँ की गोद होती है, तो माँ को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों में। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, ठीक है, वर्किंग पेरेंट्स हैं तो उनको थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए। जितने केसेस हमें रिपोर्ट हो रहे होते हैं उन तमाम केसेस में हम यही देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों को नहीं मिल पा रहा पेरेंट्स की तरफ से। और सना दो तरह के कंट्रोल होते हैं। एक तो कंट्रोल होता है जो इंटरनल कंट्रोल जो आप जिक्र कर रही हैं, माँ बाप, फैमिली, नेबरहुड, मस्जिद, मौलवी, स्कूल, पार्क, स्कूल। दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल कंट्रोल, यानी वो रियासत के इदारे जो जिनकी ड्यूटी है कि स्कूल के गिर्द पान के केबिन नहीं होने चाहिए, स्कूल के गिर्द गुटखा और पान नहीं बिछना चाहिए। ये नहीं कि मंथली ले लिया आपने थाने की सतह पे और आपने सब अलाउ कर दिया। तो ये कंट्रोल जो है ये एंटी नार्कोटिक फोर्स है। कराची में ना तो मनशियात उगती है ना मनशियात कराची की में लोगों का एक शार रहा है, ये सब बाहर से आती है, ये सब बाहर से तो और सब असला मनशियात ये सब बात, तो उन इदारों के ऊपर और इनको फैसिलिटेट किया जाता है, और उन इदारों के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्की मुफाद में अपने ज़ाती मुफाद को छोड़कर मुल्की मुफाद के लिए और यकीनन वो गद्दार हैं जो अपने मुल्क से गद्दारी करें, अपनी यूथ को बर्बाद करें। कातिल वो नहीं है जो लोगों को गोली से मार रहा है, उससे बड़ा कातिल वो है
जो एक माँ के पैसे कमाने वाले बच्चे को नशा करा के उस लहर पे आया था कि उस माँ लसबेला पुल के नीचे से अपने बेटे की डेड बॉडी उठाती। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यूसुफ आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनकर और यकीनन लोगों के दिलों तक आपकी बात ज़रूर पहुँची होगी। सितरा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। रब आपको, आपके बच्चों को इन तमाम बुराइयों से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।